नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। तो ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है केंद्र में और जो विभिन्न राज्यों में राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, दोनों को एक साथ कराने की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाएगा कि ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, ये किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो आइए जानते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का तात्पर्य 5 साल में एक बार है, यानी कि जो हर 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा और जो विभिन्न राज्य की विधानसभा हैं उनका चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो आज़ादी के बाद से पहले 2 दशक के दौरान, यानी 1967 तक एक साथ ही चुनाव कराए जाते थे। एक साथ ही चुनाव, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता था और जो राज्य की जो विधानसभा होती है उनका चुनाव एक साथ ही कराया जाता था। लेकिन 1968 और 1969 में हुआ क्या कि कुछ जो राज्य राज्य हैं वो उनका विघटन हुआ। कुछ राज्यों का विघटन हुआ तो नए नए राज्य भी बने, तो उनका चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं हो पाया। तब से ये परंपरा खत्म हो गई कि जो राज्य में विधानसभाएं होती, जो राज्य का चुनाव होता है वो अलग समय पर होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो अलग समय पर होता है। अगर ये दोनों एक साथ होते तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पैसा खर्च होता है चुनाव में उसकी बचत होगी। उसके साथ साथ जितनी सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी लगाई जाती है वो सिक्योरिटी पे जो खर्च होता है पैसा वहाँ भी बचेगा। प्लस उसके बाद चुनाव के दौरान कोई भी कार्य नहीं होता है, डेवलपमेंट कार्य नहीं होता है, वो रुक जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट कार्य है वो भी अपना अच्छे से संपन्न होगा। इसके नुकसान क्या होंगे? नुकसान ये होगा कि यदि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार आ जाए, एक ही पार्टी की सरकार आ जाए, तो फिर उसके बाद जो सत्ताधारी दल है वो अपने मन से काम करना शुरू कर देंगे। जो उनका घोषणा पत्र होता है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो जो जनता होती है, जो आम जनता होती है, उस सरकार से अपना बदला लेने के लिए वो अगर राज्य का चुनाव अलग समय पर होता है तो वहाँ उसे हरा देती है। तो ये जो जनता का हित है यहाँ पर कंप्रोमाइज हो जाएगा एक साथ चुनाव कराने से। तो ये था उसका पक्ष विपक्ष दोनों तर्क जानेंगे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 है, ये 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023। भारत में किसे मिला है? रवि कन्नन आर रवि कन्नन को मिला है भारत में। तो भारत से मतलब है भारत का जानेंगे। इन्हें क्यों दिया गया है? असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये डॉक्टर आर रवि कन्नन, इन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये कौन सा पुरस्कार है? 65वां। इन्हें क्यों दिया गया है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार? असम में कैंसर के उपचार में इन्होंने एक उल्लेखनीय योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कन्नन ने चेन्नई में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये पहले चेन्नई में अपनी प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, फिर सिलचर चले आए। वहाँ पर कछार में जो कैंसर अस्पताल है, अनुसंधान केंद्र है, उसके माध्यम से जो बराक घाटी है असम के अंदर, वहाँ पर जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उसे प्रदान करने के लिए 2007 ही में ये असम चले आए थे। 2007 में असम चले आए थे। तो अभी इन्हें क्या मिला है? 2023 में 65वां जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स होता है भारत में उन्हें मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। इसे एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे, इन्हीं के नाम पर रखा गया क्योंकि उन्होंने एक विशेष काम किया था फिलीपींस में, तो इसलिए उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। एशिया में उन व्यक्तियों या उन संगठनों को ध्यान रखना, व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है। उन संगठन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने फील्ड में एक उत्कृष्ट कार्य किया हो, जो सार्वजनिक मान्यता के बियॉन्ड, मतलब जिस पर कोई सार्वजनिक मान्यता नहीं हो, वो अपने तरफ से उदारतापूर्वक किसी काम में अपना योगदान दिए हैं, तो इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आर्थर थॉमस कार्टन्स ये चर्चा में क्यों हैं? इसके बारे में जानेंगे। भारत के गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, यह है भारत की गोदावरी नदी, यहाँ पर इसका है डेल्टाई क्षेत्र। इसके डेल्टाई क्षेत्र में ब्रिटिश काल जब, यानी कि 1840 के दशक में
यहाँ पर जो गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर भारी सूखा पड़ा था, भारी सूखा और अकाल पड़ गया था, उसका सामना यहाँ के लोग कर रहे थे। उस समय एक सिंचाई इंजीनियर थे जिनका नाम था आर्थर थॉमस कॉटन, सर आर्थर थॉमस कॉटन उनका नाम था। उन्होंने यहाँ पर एक डैम बनाया था जिनका नाम था डोलेश्वरम एनीकट। डैम का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर बनाए थे डोलेश्वरम एनीकट। इससे जो यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है ये काफ़ी सुदृढ़ हो गई। इससे जो गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है यह केला, नारियल और चावल उत्पादन के लिए जाना जाने लगा। ये चावल उत्पादन और उसके बाद नारियल उत्पादन, केला उत्पादन के लिए जाना लगा, वहाँ से इसकी समृद्धि हो गई। तो उन्हीं पर प्रकाश डाला गया है, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर प्रकाश डाला गया था 1840 में। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी, उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी। अगर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से ये नदी निकलती है। निकलते हुए यह पूर्व की तरफ बहते हुए वेस्ट बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में यह फ्लो करती है, वहाँ पर गिरती है। तो ये था उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। एक भाषा है कोकबोरोक भाषा है। त्रिपुरा में 12 घंटे से राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है। इसमें 260 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हड़ताल क्यों हो रही है? क्योंकि राज्य की ये जो कोकबोरोक भाषा है राज्य की स्वदेशी भाषा है। इसको रोमन लिपि, इसके लिए रोमन लिपि मतलब इस भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने के लिए ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसको अपनाने के लिए इसे वकालत भी कर रहे हैं लगातार। हालांकि जबकि कोकबोरोक के लिए बंगाली और रोमन लिपियों का उपयोग किया गया है अभी, लेकिन हाल के वर्षों में रोमन लिपि की मांग में तेजी आई कि रोमन लिपि को अधिक से अधिक अडॉप्ट किया जाए इस भाषा के लिए। तो जो कोकबोरोक भाषा है, यह कोकबोरोक एक चीनी तिब्बती भाषा है, ध्यान रखिएगा। यह एक चीनी तिब्बती भाषा है जो पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, उसमें लगभग 1 मिलियन लोग बोलते हैं। वहाँ पर लगभग 1 मिलियन लोग बोलते हैं। कोकबोरोक बंगाली के साथ साथ त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, ध्यान रखिएगा। इसे जो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है बंगाली के साथ साथ इसका भी रखा गया है, इसे भी रखा गया है। कोकबोरोक एक अपेक्षाकृत समरूप भाषा है जिसकी त्रिपुरा में कई बोलियाँ हैं। यह त्रिपुरा के 19 आदिवासी समुदाय द्वारा बोला जाता है, 19 आदिवासी समुदाय द्वारा बोला जाता है। त्रिपुरा के लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्य में, यहाँ पर देखिए यह है त्रिपुरा। इसके बगल में 3 तरफ से, तो पहले ये किससे घिरा है? बांग्लादेश से। तो अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। प्लस उसके बाद मिजोरम से ये बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद असम से करता है, असम से 2 ही स्टेट से भारत की करता है। था लोकेशन उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। संसद का विशेष सत्र के बारे में दिया है इस चर्चा में, कि उसके बारे में जानेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के विशेष सत्र की घोषणा की है कि 18 से 22 सितंबर तक संसद की विशेष सत्र चलेगी। तो इससे जो सत्र के विधायी एजेंडे है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो इस विशेष सत्र के बारे में जानेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। शब्द विशेष सत्र को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार है कि जो विशेष सत्र है इसे संविधान में परिभाषित किया गया है, तो उत्तर होगा नहीं, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका उपयोग कब किया जाता है? कोई विशिष्ट अवसर हो, जैसे भारत ने कोई बहुत उपलब्धि हासिल कर ली या कोई विशेष कोई भी घटना घट गई हो, जैसे कोई मील का पत्थर के याद करने के लिए इसे विशेष सत्र को ही बुलाया जाता है। अगर इसमें बात करें, विशेष सत्र विशिष्ट अवसरों या उद्देश्यों के लिए ही बुलाया जाता है। इसका जो स्पीकर्स जो इसके पीठासीन अधिकारी होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। विशेष सत्र के जो इसके पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, संविधान का जो आर्टिकल्स 352 है, आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो सदन की विशेष बैठक का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तब सदन की जो विशेष बैठक होती है उसका उल्लेख किया गया, अन्यथा नहीं किया है। यदि संसद सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा के 10वें सांसद, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इस प्रकार की बैठक बुलाई जा रही है, तो 1/10 सांसद, जो संसद के 1/10 सांसद है, यदि ये प्रस्ताव पारित करके अस्वीकार करके अनुरोध कर सकते हैं कि ये जो विशेष सत्र है इसे डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये इसकी पावर इतना दिया गया है। अगर संवैधानिक आवश्यकताओं की बात करें तो जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 यानी 85वां जो संविधान का अनुच्छेद है,
यह कहता है कि 2 संसदीय सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2 संसदीय सत्रों के बीच में कितने महीने का गैप, कितने महीने की गैप से मतलब कितने महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने। 6 महीने से कम हो सकता है, इससे अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है इससे अपनाया गया है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरागत रूप से संसद की बैठक एक वर्ष में 3 बार बुलाई जाती है। एक वर्ष में 3 बार बुलाई जाती है। एक का नाम है बजट सत्र, जो फरवरी से मई के बीच में चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त के बीच में चलता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर में चलता है। तो ये था विशेष सत्र के बारे में चर्चा में क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित यन प्लांट यानी न्यूक्लियर प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो ये चर्चा में इसके बारे में जानेंगे। भारत के गुजरात में जो काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसको कहते हैं KAPP3 में स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर ऊर्जा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तीसरी इकाई पूरी क्षमता से अपने परिचालन में यानी कि ये काम करना शुरू कर दी है। यह भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। असैन्य परमाणु कार्यक्रम के मतलब कि जो परमाणु है इसका इस्तेमाल केवल ऊर्जा के लिए किया जाएगा। किसका इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल केवल ऊर्जा के लिए किया जाएगा। यह देश की पहली, ध्यान रखिएगा, यह देश की पहली 700 मेगावाट की इकाई है। ध्यान रखिएगा, ये देश की पहली 700 मेगावाट की इकाई है। तो ये गुजरात के काकरापार में स्थापित किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया जाता है। 2031 तक टारगेट रखा गया है कि 2031 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक विस्तारित कर दिया जाएगा। 2031 तक ये टारगेट रखा गया है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट, BS6 स्टेज थर्ड एक मोटर कार कंपनी है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। इन्होंने किया क्या है, भारत में BS6 स्टेज सेकंड का जो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का वाहन, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल यानी ईंधन वाहन का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया। यह वाहन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ साथ जो फ्लेक्स फ्यूल ईंधन है उसको भी जोड़ता है। इसका जो इंजन लगा हुआ है इसमें इलेक्ट्रिक तो रहेगा ही, इलेक्ट्रिक के साथ साथ जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन है उसको भी इसमें अपने साथ ही कंबाइंड करता है। तो ये जो फ्लेक्स फ्यूल ईंधन है इसके बारे में जानते हैं। जो फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्स ईंधन वाहन है, इसके बारे में अगर बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल इसे ईंधन आमतौर पर इसमें गैसोलीन और इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, ध्यान रखिएगा, फ्लेक्स फ्यूल मतलब ईंधन, व्हीकल्स मतलब वाहन, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? गैसोलीन और उसके साथ साथ इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो एथेनॉल की मात्रा होगी इसमें 20% होगी और उसके साथ साथ जो गैसोलीन की मात्रा होगी 80% होगी। संभावना है कि जो एथेनॉल की मात्रा है 20% से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। आइए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बारे में बात करें, कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2021 से 22 के बीच में भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रित किया जाता था, इसके टारगेट को पार कर लिया है, मतलब इसके टारगेट को अचीव कर लिया है। वहीं जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति है, 2018 में जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी उसमें टारगेट रखा गया है कि जो वाहन है उसमें पेट्रोल है उसमें 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण शामिल करना लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिए कि 2025-26 तक 20%, 2021-22 में 10% का जो टारगेट है पूरा हो गया। भारत स्टेज 6 यानी कि भारत स्टेज स्तर 6 के बारे में अगर बात करें तो यह आंतरिक दहन और स्पार्क इग्निशन जो इंजन उपकरण है इससे उत्सर्जित होने वाला जो वायु प्रदूषण है इसका जो लेवल है इसे कंट्रोल करने के लिए एक मानक सेट किया गया है। तो इसे कहते हैं भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6 को भारत में 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, भारत में 1 अप्रैल 2020 को ही लागू कर दिया गया था। इस मानक को अभी चल रहा है भारत में। नेक्स्ट, किगाली के बारे में जानेंगे, जो रवांडा की राजधानी है, चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने, अंतर्राष्ट्रीय सौर यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने
हाल ही में किगाली रवांडा में अपना पांचवा क्षेत्रीय बैठक आयोजित किया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अपनी जो 5वीं क्षेत्रीय बैठक है कहाँ आयोजित की है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है रवांडा। इसकी जो कैपिटल से राजधानी है किगाली, वहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि अफ्रीका में भी उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, और जो सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज है उसे भी लॉन्च किया गया है आईएसए के द्वारा सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज है उसे भी लॉन्च किया गया है किगाली में ही। तो किगाली के बारे में फोकस करेंगे। तो किगाली रवांडा की राजधानी है, इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए किगाली से, ये जो वेस्टर्न रिफ्ट वैली है यानी जो रिफ्ट घाटी है इसमें स्थित जो रवांडा है यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश है, किसी प्रकार के समुद्र से इसकी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसके अगल बगल कंट्री की बात करें तो युगांडा है, उत्तर में इसके, पूर्व में इसके तंजानिया है, और इसके नीचे दक्षिण में इसके बुरुंडी है, प्लस उसके बाद इसके पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो ये था लोकेशन रवांडा। इसकी राजधानी जो है किगाली है। आज के लिए इतना ही है। जानकारी या न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।